जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका पंकज IAS के यूट्यूब चैनल पर। अभी देखिए, हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग किस विषय में वही बात कर रहे हैं। तो BPSC के द्वारा जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है, अभी हम लोग BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 के विषय में बात कर रहे हैं। जो सब्जेक्ट क्लासेस थे वो तो शुरू हो चुकी हैं। आज जो हम बात करने आए हैं, तो अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हैं हम GS के सेक्शन से। और GS के सेक्शन में जो आपका सबसे मेजर सेक्शन है, वह सेक्शन क्या है? तो वह स्वतंत्रता संघर्ष का है, वह राष्ट्रीय आंदोलन का है। तो आज हम उसको प्रारंभ करते हैं, और उसको प्रारंभ करते हुए आज हम देखते हैं 1857 का रिवोल्ट, 1857 का विद्रोह। और आज हम इस विद्रोह के कारण पे बात करेंगे कि इस विद्रोह का कारण क्या था, यह विद्रोह क्यों प्रारंभ हुआ, यह विद्रोह क्यों हुआ। तो देखिए, एक ईस्वी आपको याद होगा 1757 का। 1757 क्या होता है? तो प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध होता है, और प्लासी के युद्ध ने क्या किया कि मुहर लगा दिया कि अब भारत में ब्रिटिश सत्ता एस्टेब्लिश होगी। और फिर उस मुहर को, उस ब्रिटिश सत्ता के एस्टेब्लिशमेंट को कंफर्म करता है कौन सा युद्ध? तो 1764 का बक्सर का युद्ध। और फिर आप देखते हैं कि उसके बाद 1765 ईस्वी में जब इलाहाबाद की संधि होती है, तो फिर भारतीय राजाओं पर बहुत सारे चीज़ों का, भारतीय जो व्यक्ति थे, भारतीय नागरिक थे, उन पर बहुत सारे टैक्सेज इम्पोज कर दिए जाते हैं। फिर दूसरी तरफ आप देखते हैं कि भारत की जो कृषि थी, अभी तक भारत के जो गांव थे वह लगभग आत्मनिर्भर गांव थे, अपनी ज़रूरत का सारा सामान पैदा कर रहे थे। इवन हमारा जो व्यापार था विदेशों के साथ, वो भी बहुत अच्छा था। भारत के जो व्यापार थे वो भारत के पक्ष में थे। लेकिन जब अंग्रेज आते हैं तो इन्होंने क्या किया कि अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया। अब भारतीय कृषकों को मजबूर किया गया कॉफ़ी उत्पादन के लिए, जूट उत्पादन के लिए, चाय उत्पादन के लिए, कपास उत्पादन के लिए। तो इन सब से क्या हो गया कि भारत में खाद्यान्न की कमी हो गई। भारत के जो अपने उद्योग थे, ग्रामीण उद्योग थे, वो धीरे धीरे नष्ट हो गए। तो एक तरफ खाद्यान्न की कमी हो गई, और फिर दूसरी तरफ कृषि पर लोगों की निर्भरता बढ़ गई, चूँकि उद्योग धंधे चौपट हो गए भारत के। तो इससे क्या हो गया कि अब जरा सा भी मौसम का मार झेलना पड़ गया, जरा सा भी मौसम में कुछ ऊंच नीच हो गया, तो भारत में अकाल बहुत ज़्यादा पड़ने लगा। आप देखेंगे कि इस फेज में भारत में फ्रीक्वेंट अकाल पड़ रहा है, खाद्यान्न की कमी है, लोग मर रहे हैं। तो इन सब वजहों से छिटपुट कहीं कहीं पर विद्रोह शुरू हो गए, होना प्रारंभ हो गया। लेकिन इन सब ने मिला करके, इन सब ने सम्मिलित रूप से एक बड़े विद्रोह को जन्म दे दिया, जिसको हम लोग 1857 के महान विद्रोह के नाम से जानते हैं। आइए अब इसके एक एक कारण पर चर्चा करें कि इसके एक एक कारण क्या थे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके राजनीतिक कारण, कि ऐसा कौन सा राजनीतिक कारण था जिसकी वजह से यह 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। सबसे पहले आप देखिए कि जो भारतीय राजा थे उनकी स्थिति तो खराब होने लगी, उनके साथ साथ सहायक संधि की जाने लगी, उनके राज्यों को हड़प लिया जाने लगा। तो जो सबसे पहला नाम आता है वह आता है डलहौजी की हड़प नीति। इसी को हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, इसी को हम व्यपगत का सिद्धांत भी कहते हैं। यहाँ पर क्या किया गया कि अब डलहौजी के द्वारा यह नियम बनाया गया कि अगर किसी राजा का कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं है, यानी कि उसका कोई अपना संतान नहीं है, तो वह दत्तक नहीं ले सकता है, वह किसी को गोद नहीं ले सकता है, और उसके राज्य को ब्रिटिश क्राउन के अंदर, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिला लिया जाएगा। इसी के आधार पर आप देखते हैं कि सबसे पहले सतारा को 1848 ईस्वी में मिला लिया जाता है, फिर जैतपुर और संभलपुर को 1849 ईस्वी में मिला लिया जाता है, फिर बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन मिला लिया जाता है। इसी तरह से झांसी को भी मिला लिया जाता है 1853 में। चूँकि लक्ष्मीबाई की अपनी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने दत्तक लिया था, और इसी आधार पर वो युद्ध में आई थी। फिर नागपुर को 1854 में मिला लिया जाता है, फिर अवध को 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया जाता है। अब यहाँ यह ध्यान रखिएगा कि अवध को ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिलाने के लिए डलहौजी के पास कोई ठोस कारण नहीं था, कोई वैलिड कारण नहीं था, चूँकि अवध के पास अपना उत्तराधिकारी भी था। लेकिन आप अगर भारत के मैप को गौर से देखें और तत्कालिक अवध को आप देखेंगे, तो पूर्वी भारत को पश्चिमी भारत से जोड़ने के लिए
उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से जोड़ने के लिए अवध चाहिए था अंग्रेजों को। यह उनका जियोपॉलिटिक्स कह लें या उनकी मजबूरी कह लें, उनको अवध चाहिए था। तो अवध को उन्होंने क्या किया कि कुशासन के आधार पर, यानी कि वहाँ का जो शासक है, वहाँ का जो नवाब है वह सही नहीं है, वहाँ का नवाब शासन करने में सक्षम नहीं है, इस आधार पर आउटरम की रिपोर्ट पर 1856 ईस्वी में अवध को मिला लिया गया ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत। दूसरा चीज है वेलेजली का सहायक संधि। यह जो वेलेजली का सहायक संधि है, आप अगर इसको भी देखेंगे गौर से तो यह बड़ा ही शर्मनाक संधि था। इसके अंतर्गत क्या किया जाता था कि जो भारतीय शासक हैं, अब उससे जो कंपनी है वह एक संधि करती थी, एक ट्रीटी करती थी, और उसके आधार पर कंपनी के सेना की एक टुकड़ी उस शासक के यहाँ रहती थी और शासक की अपनी कोई सेना नहीं होती थी। कहा जाता था कि इसके लिए एक रेजिडेंट रखा जाएगा जो कि शासक के भीतरी मामले में, यानी कि उसका जो अपना शासन है अपने नागरिकों पर, अपनी जनता पर, उसमें उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, लेकिन जो बाह्य युद्ध होगा वहाँ पर उस रेजिडेंट की बात मानी जाएगी। तो और शासक की अपनी कोई सेना नहीं होगी। तो इससे क्या हो गया कि कंपनी की जो सेना है वह भारतीय खर्चे पर बड़ी होने लगी, भारतीय खर्च पर पलने लगी। चूँकि सेना का अपना तनख्वाह है, सेना के अपने खर्चे हैं, तो वो सारा कौन देगा? तो जिसने सहायक संधि किया है। और भारतीय शासक की अपनी सेना समाप्त हो गई, तो दोनों तरफ से फ़ायदा कंपनी को हो गया। कंपनी जब चाहे उस साम्राज्य को, उस राज्य को अपने अधीन ले सकती, क्योंकि अब उसके पास अपनी कोई सेना नहीं है। और कंपनी को अपनी सेना रखने के लिए अपने जेब से 1 रुपये खर्च नहीं करने पड़ रहे हैं, बल्कि भारतीय शासक के द्वारा ही वह खर्चा वसूला जा रहा है। तो यह भी बहुत शर्मनाक चीज़ थी और बहुत सारे शासकों से ज़बरदस्ती इस सहायक संधि को करवाया गया। इस वजह से भी देखते हैं कि यह विरोध फूट पड़ा, लोगों में असंतोष व्याप्त हो गया। चलिए अगला कारण देखते हैं। अगला कारण है सामाजिक एवं धार्मिक कारण। यह जो सामाजिक एवं धार्मिक कारण है, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी आंदोलन में, किसी भी विद्रोह में। खास करके जब आप भारत को देखते हैं, जब आप भारत के इतिहास को देखते हैं, तो आप देखते हैं कि भारत जो है वह अपने समाज और अपने धर्म के प्रति हमेशा से बहुत ही संवेदनशील रहा है। जब भी भारतीयों के ऊपर किसी ने धार्मिक रूप से आघात करने का प्रयास किया, या फिर जब भी भारतीय समाज में लोगों ने कुछ बदलाव करने का प्रयास किया, तो उसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। यहाँ तक कि आप देख लीजिए कि कंपनी को हम छोड़ दें, अगर हम राजा राममोहन रॉय की बात करें तो सबसे ज़्यादा विरोध उनका भारतीयों ने ही किया। भले ही उन्होंने कुप्रथा के लिए आवाज़ उठाया, कुप्रथा के लिए आंदोलन चलाया, समाज में बदलाव करने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीयों ने उसका बहुत विरोध किया। तो आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक कारण में सबसे पहले आइए बात करते हैं 1813 के चार्टर एक्ट की। 1813 का जो चार्टर एक्ट था, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इस एक्ट में क्या प्रावधान किए गए थे। इसका जो सबसे भारतीयों के लिए विवादास्पद प्रावधान था वह यह था कि अब ईसाई मिशनरी को भारत में प्रचार के लिए आने की अनुमति दे दी गई। अब जब ईसाई मिशनरी भारत में प्रचार के लिए आने लगा, तो अब क्या हो गया कि भारत में धर्मांतरण की जो समस्या थी वह बढ़ गई। भारत में बहुत सारे लोगों को इस मिशनरी ने ईसाई बनाना प्रारंभ कर दिया। तो इस वजह से भारतीयों के अंदर बहुत ज़्यादा रोष आ गया। फिर हम देखते हैं कि वेंटिक के समय में 1829 में सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम आ गया। आपको पता है कि ये बहुत बड़ी कुप्रथा थी भारतीय समाज में, ये बहुत बड़ी कुप्रथा थी। इसके लिए आप देखते हैं कि अकबर ने भी प्रयास किया था कि सती प्रथा ना हो। फिर राजा राममोहन रॉय के प्रयासों से 1829 में लॉर्ड वेंटिक के समय इस उन्मूलन कानून को लाया गया। जब यह कानून आ गया तो अब लोगों में इसका बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा, चूँकि लोग ऐसा मानने लगे कि यह हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है, यह हमारे धर्म पर कुठाराघात किया जा रहा है, हमको विधर्मी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, हमको ईसाई बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसलिए भी
इस आंदोलन ने, इस सती प्रथा उन्मूलन कानून ने लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा रोष भर दिया और वह रोष धीरे धीरे हमको 1857 के विद्रोह में देखने को मिलता है। फिर 1850 का धार्मिक निर्योग्यता कानून, इसने और आग में घी डाल दिया। अब आप कहेंगे यह क्या कानून था? तो अभी तक जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम था वह भारतीय शास्त्रों से चल रहा था, और जो भारतीय शास्त्र है वो कहते हैं कि अगर आप अपने धर्म को त्याग करके दूसरे धर्म में चले जाते हैं तो फिर आपको उत्तराधिकार नहीं प्राप्त होगा, आपको उत्तराधिकार में मिलने वाली जो संपत्ति है वह प्राप्त नहीं होगी, आप उससे वंचित हो जाएंगे। लेकिन इस अधिनियम ने क्या किया, 1850 के धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम ने, इसने कहा कि अगर आप ईसाई धर्म ग्रहण कर लेते हैं तो फिर आपको अपने जो पैतृक संपत्ति है, जो आपका उत्तराधिकार है, उससे वंचित नहीं किया जा सकेगा। अब जब इसने यह कह दिया कि आपको अपने उत्तराधिकार से वंचित नहीं किया जा सकेगा, तो अब ईसाई मिशनरी जो है और जोर शोर से लोगों में प्रचार करने लगी कि लोग अब ईसाई धर्म को अपनाएं, क्योंकि अभी तक जो खौफ था कि उनकी जो अपनी पैतृक संपत्ति है उसमें उनका हिस्सा नहीं मिलेगा, तो अब वह भी समाप्त हो गया। तो इस बात से लोगों के अंदर और ज़्यादा रोष आ गया कि इसने तो अब पूरी तरह से सोच लिया है कंपनी ने कि भारत का धर्म नष्ट करके रहेगी, भारत को गैर धार्मिक बना के रहेगी, भारत को ईसाई बना करके रहेगी। तो इस वजह से भी लोगों में ज़बरदस्त रोष था, लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा था, और उसकी परिणति हमको 1857 के विद्रोह में दिखता है। फिर उसके बाद आइए एक और कानून आ गया 1856 ईस्वी में, विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम। आपको पता होगा कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के लिए बहुत प्रमुखता से आवाज़ उठाई। उनका कहना था कि विधवाओं को भी दोबारा विवाह करने का अधिकार है। और दूसरी चीज़ है कि जब तक सती प्रथा वैलिड था, इस समय जो विवाह हो रहे थे बड़े बेमेल विवाह हो रहे थे। छिटपुट घटना आपको देखने को मिलती है कि 40 साल का युवक है, 40 साल का लड़का है और 10 साल की बच्ची से उसका विवाह हो गया। मान लेते हैं कि 10 साल के बाद उस लड़के की मृत्यु हो गई। अब वह लड़की 20 वर्ष की हुई है, अब वह लड़की ढंग से विवाह जैसे संस्था को समझने के लायक हुई है, और उस वक्त में वह विधवा हो जाए तो फिर वो सारी ज़िंदगी आखिर क्या करेगी? सती अब हो नहीं सकती है क्योंकि अब कानून आ गया है। तो अब जो उनकी नारकीय स्थिति थी वह और ज़्यादा बदतर होने लगी। एक तो विधवाओं की स्थिति समाज में वैसे ही खराब, लोग उनको हे दृष्टि से देखते हैं, किसी भी शुभ कार्य में विधवाओं को बुलाना उचित नहीं समझा जाता है। और अब अगर उनको इस उम्र में वो विधवा हो रही हैं और उनको विवाह करने का अधिकार नहीं मिलेगा तो आखिर वह अपना जीवन यापन कैसे करेगी, वह किस तरह से जीवन जिएगी? तो इसके लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बहुत प्रयास किया और उन्हीं के प्रयासों से 1856 में यह अधिनियम आ गया। तो इस अधिनियम ने जहाँ तक समाज की कुरीति को ही दूर करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी यह कहीं ना कहीं जो लोगों की धार्मिक भावनाएं थी, जो लोगों के अपने धार्मिक मान्यताएं थी, उसके खिलाफ था। तो इसने भी लोगों के अंदर रोष उत्पन्न कर दिया, जो कि बाद में हमको 1857 के विद्रोह में देखने को मिलता है। फिर आप देखते हैं कि इसी वक्त पाश्चात्य शिक्षा इंट्रोड्यूस कर दी गई भारत में। हालांकि भारत के जो बहुत सारे समाज सुधारक हैं उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा को अपना पूर्ण समर्थन दिया कि अब भारतीयों को विदेशी साहित्य भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर विदेशी साहित्य नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप अमेरिका की आज़ादी नहीं पढ़ पाएंगे कि अमेरिका आखिर किस तरह से आज़ाद हुआ। अमेरिका भी कभी ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था, लेकिन वह कैसे आज़ाद हुआ, तो इसके लिए आपको विदेशी साहित्य पढ़ना पड़ेगा, विदेशी चिंतकों को भी पढ़ना पड़ेगा, तभी तो आपका संपूर्ण विकास होगा। और उसके लिए आपको इस पाश्चात्य शिक्षा के मॉडल में आना होगा, उसके लिए आपको अंग्रेजी सीखनी होगी। तो इस वजह से यह भी कहीं ना कहीं भारतीयों के हक में था। हालांकि इन सारे सुधारों ने, इन सारे चीज़ों ने भारतीयों में रोष जगाया, भारतीयों को गुस्सा दिलाया, लेकिन फिर इसी के आधार पर भारतीय अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई को आगे लेके जाते हैं और 1947 में जो हम आज़ाद होते हैं उसमें इन्हीं सब बातों का योगदान होता है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमारा जो अगला कारण है वह आर्थिक कारण है। भाई आर्थिक कारण बिना हुए कोई भी विद्रोह जल्दी ना तो सफल होता है ना ही होता है। तो आर्थिक कारण में क्या था
कि अभी तक जो भारत की भू राजस्व व्यवस्था थी, भारत की जो ग्रामीण व्यवस्था थी, वह किस तरह की थी। तो अभी तक खुद मुकद्दम चौधरी एक सोपान हुआ करता था, एक अधिकारी होते थे, उसके आधार पर कर वसूला जाता था और फिर वहाँ से कर जो है आगे चला जाता था। अब क्या हुआ कि खुद मुकद्दम चौधरी का कॉन्सेप्ट समाप्त हो गया, नवाब राजा का कॉन्सेप्ट समाप्त हो गया। अंग्रेज़ों ने क्या किया, नए नए जमींदार वर्ग पैदा कर दिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जमींदारी व्यवस्था ने, जिसको कि हम अस्थाई बंदोबस्ती भी कहते हैं। अब इसने क्या किया कि नया जमींदार वर्ग पैदा कर दिया, जिसको कि उस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। यह एक तरह का ठेका प्रणाली था। ठेका प्रणाली इस सेंस में कि मान लीजिए यह एक क्षेत्र है, यह एक क्षेत्र है ए नाम का, इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग रहते हैं। अंग्रेजों ने इसका ठेका निकाला कि भाई इसकी जमींदारी किसको चाहिए, तो जो अब सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसको यह जमींदारी मिल गई। बोली लगाने वाले 3 व्यक्ति, EFG, 3 व्यक्ति बोली लगाने वाले, ई ने सबसे ज़्यादा बोली लगा दी तो ई को इस क्षेत्र की जमींदारी मिल गई। अब ई रहने वाला कहाँ का है, तो ई जो है वह बी क्षेत्र में रहता है। अब जब यह व्यक्ति इस क्षेत्र का है और उसको जमींदारी मिलती है इस क्षेत्र की, तो इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों से इसका कोई सामाजिक जुड़ाव नहीं होगा, इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों से इसका कोई मानवता के आधार पर जुड़ाव नहीं होगा, कोई त्योहार उत्सव के आधार पर जुड़ाव नहीं होगा, चूँकि वह इस क्षेत्र में रहता है तो यहाँ के लोगों से उसका वह रिश्ता होगा। तो अब जब इस क्षेत्र में उसने बहुत ज़्यादा बोली लगा करके ज़मींदारी हासिल की है, तो उसका प्रयास रहेगा कि इस क्षेत्र से उसके मुनाफे का ज़्यादा से ज़्यादा भाग निकल सके, उसके पास आ सके, तो वह ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र का शोषण करेगा। अगर उसने 1000 रुपये में ज़मींदारी ग्रहण की है इस क्षेत्र की, तो वह चाहेगा कि इस क्षेत्र से कम 2000 रुपये उसके पास आए, चाहे उसके लिए इस क्षेत्र के लोग भूखे मरते रहें, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चूँकि वह इस क्षेत्र का है ही नहीं। वह सिर्फ लगान लेने के समय आएगा, लगान लेगा, चला जाएगा। वह है कहाँ का, तो यहाँ का। तो जमींदारी व्यवस्था ने इस तरह से समाज में एक नया जमींदार वर्ग उत्पन्न कर दिया। तो जो पुराने वर्ग थे उनके अंदर गुस्सा कि उनकी जो जमींदारी थी वह चली गई, उनका जो समाज में महत्व था वह समाप्त हो गया। अब दूसरी चीज़ कि जब लोगों से बहुत ज़्यादा कर लिया जाने लगा तो लोग परेशान होने लगे, तो लोग इससे इस व्यक्ति से परेशान हो गए, और यह व्यक्ति अल्टीमेटली काम किसके लिए कर रहा है, तो कंपनी के लिए काम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि लोगों में कंपनी के लिए भी रोष उत्पन्न हो गया, जो हमको धीरे धीरे बाद में एक जगह सुलगते सुलगते बाद में एक बार विस्फोट होता है, तो फिर 1857 का रिवोल्ट दिखता है। ठीक यही काम महलवारी व्यवस्था ने भी किया और फिर रैयतवारी व्यवस्था ने भी किया। हालांकि महलवारी व्यवस्था और रैयतवारी व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था से कहीं बेहतर थी, लेकिन फिर भी यह उतनी बेहतर नहीं थी जितनी बेहतर की भारत की प्राचीन व्यवस्था थी। तो इस कारक ने भी मिलकर के लोगों के अंदर रोष उत्पन्न कर दिया। अब ये सारे चीज़ तो हो रहे थे, लेकिन इसके बाद एक और चीज़ होता है कि कोई भी विद्रोह इतने सारे कारण के साथ सुलग रहा है, चल रहा है, काम तो चल ही रहा था, अभी तक उसने विद्रोह का रूप नहीं लिया था, तो उसके लिए एक चिंगारी की आवश्यकता होती है। यह जो लोगों के अंदर गुस्सा भरा हुआ था, उसके फूटने के लिए एक चिंगारी की आवश्यकता थी। वह चिंगारी दिखा दी चर्बी वाले कारतूस ने। अब देखिए चर्बी वाला कारतूस क्या था, तो ये ध्यान रखिएगा कि इससे पहले तक 1857 से पहले तक जो बंदूक इस्तेमाल किया जाता था ब्रिटिश सेना के द्वारा या कंपनी की सेना के द्वारा, वह था ब्राउन बेस राइफल। ठीक है, अब क्या किया गया कि ब्राउन बेस राइफल के जगह पर एक नया राइफल इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि था इनफील्ड राइफल। अब उस इनफील्ड राइफल में जो कारतूस लगता था, जो गोली लगता था, तो उसके कवर को मुलायम रखने के लिए, उसके कवर को नरम रखने के लिए उसमें चर्बी इस्तेमाल किया जाता था पशुओं का। ठीक है, और उसको दांत से काट करके फिर बंदूक में लोड करना पड़ता था। अफवाह यह फैली कि इस चर्बी में गाय और सूअर दोनों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है।
ध्यान रखिएगा, गाय और सूअर की चर्बी। अब इस चीज़ को समझिए कि गाय और सूअर की चर्बी इस्तेमाल की गई है, और अगर भारत में मेजॉरिटी की बात करें कि भारत में अगर दो कम्युनिटी सबसे ज़्यादा संख्या में है तो वह कौन कौन सी कम्युनिटी है? एक हिंदू कम्युनिटी है और दूसरी मुस्लिम कम्युनिटी है। इसी की संख्या सबसे ज़्यादा है। गाय जो है हिंदुओं का सबसे पवित्र जानवर, जिसको कि माता मानते हैं। सूअर जो है वह इस्लाम में सबसे नापाक जीव। सूअर का नाम भी जल्दी कोई मुस्लिम के मुंह से आप नहीं सुनेंगे, इस्लाम में वह इतना नापाक है, इतना हराम है। तो अब सोचिए कि एक तरफ सबसे ज़्यादा पवित्र जीव और दूसरी तरफ नापाक जीव, उसकी चर्बी है, उसको दांत से काटना है। दोनों कम्युनिटी के लोग सेना में हैं और सबसे बड़ी कम्युनिटी यही है, सबसे बड़ी कम्युनिटी हिंदू और मुस्लिम की ही है भारत में, और चर्बी काटना पड़ रहा है। तो क्या स्थिति होगी? और बाद में जब रिपोर्ट आया तो पता चलता है कि भाई यह अफवाह नहीं है, यह सच्चाई है। अब जब यह सच्चाई है तो सेना ने इसका इस्तेमाल करने से मना कर दिया। और फिर 29 मार्च का दिन है। बिहार के सासाराम के रहने वाले मंगल पांडे, बिहार के सासाराम के थे मंगल पांडे, और वह कहाँ पोस्टेड थे? तो वह पोस्टेड थे कलकत्ता बैरकपुर में। उन्होंने क्या किया कि विद्रोह की शुरुआत कर दी। विद्रोह की शुरुआत कर दी मतलब दो अधिकारियों की हत्या कर दी, मेजर बाग और कैप्टन ह्यूसन की उन्होंने हत्या कर दी। एक को तलवार से काट दिया, एक को गोली मार दी, और उसके बाद उनको फांसी दे दिया गया। उनको फांसी दे दिया गया। वो 34वीं रेजिमेंट के थे, तो उस रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। उस रेजिमेंट को भंग करके उस पूरे रेजिमेंट को कहाँ भेज दिया गया? तो मेरठ भेज दिया गया। ठीक है, 34वीं रेजिमेंट भंग हो गई, मंगल पांडे को फांसी हो गई, और जो 34वीं रेजिमेंट थी उसके सिपाही कहाँ आ गए? तो उसके सिपाही आ गए मेरठ में। ठीक है, फिर डेट ध्यान में रखिएगा, 24 अप्रैल 1857। 24 अप्रैल 1857 को क्या होता है कि चूँकि वो 34वीं जो इन्फेंट्री थी वो मेरठ आ गई, तो अब मेरठ में कुल 90 सिपाही, हालांकि इस संख्या को ध्यान में मत रखिएगा, 90 अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग चीज़ है। यहाँ हम एनसीईआरटी का फैक्ट लेके आए हैं, एनसीईआरटी 90 कहती है, तो हम भी यहाँ 90 लिखे हुए हैं, लेकिन बाकी यहाँ इस डेटा में आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग डेटा मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया कि इस चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। उनका कहना हुआ कि चर्बी वाले कारतूस को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कहते हैं कि इन सिपाहियों को जेल में बंद कर दिया गया, और उसके बाद मेरठ के आसपास ही ऐसी कहानी कही जाती है कि मेरठ के आसपास ही कहीं मेला लगा हुआ था, तो उस मेला में कुछ सिपाही मेला घूमने जाते हैं, तो कुछ महिला जो है उन सिपाहियों को चूड़ी गिफ्ट करती है, और जब सिपाही इसका कारण पूछते हैं तो कहती है कि जब आप अपने भाइयों को नहीं बचा सकते हो तो आप हमारी रक्षा क्या करोगे? उससे बेहतर है आप चूड़ी पहन लो, कम से कम लोग आपको कुछ कहेंगे नहीं। और फिर कहा जाता है कि उसके बाद वो लोग मेरठ जाते हैं, सैनिक छावनी में जाते हैं, वहाँ सिपाहियों को आज़ाद कराते हैं, और फिर वहीं से विद्रोह की शुरुआत हो जाती है, वहीं से विद्रोह का बिगुल बजता है, और फिर वहाँ से लोग सीधा सीधा दिल्ली कूच कर जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका तात्कालिक कारण जिसने कि 1857 के विद्रोह को भड़काया, 1857 के विद्रोह को शुरू कर दिया। अब देखिए इसके कुछ अन्य फैक्ट भी थे, कुछ अन्य कारण भी था, जिसको कि भी अगर आप उस नज़रिए से देखेंगे तो पाएंगे कि शायद इसके द्वारा भी यहाँ पर ये चीज़ें हो सकती है, ये भी एक कारण हो सकता है। इसमें जो एक कारण था 1854 का डाकघर अधिनियम। 1854 के डाकघर अधिनियम आने से पहले क्या होता था कि सैनिकों को कहीं भी जो चिट्ठी भेजना होता था अपने परिवार वालों को, तो उस पर कोई डाक टिकट नहीं लगता था, सैनिकों के लिए चिट्ठी फ्री थी। इस अधिनियम ने आकर के क्या किया कि अब सैनिकों को भी जो चिट्ठी भेजनी है अपने घर वालों को, तो उस पर डाक टिकट लगाना अनिवार्य कर दिया गया, यानी कि अब वह सेवा सशुल्क हो गई, निःशुल्क नहीं रही।
एक तो सेना का वेतन बहुत कम, दूसरी चीज़ कि सैनिक अपने घर से बहुत दूर रह रहे हैं और उनके पास उस समय जो कम्युनिकेशन का साधन था वह क्या था, तो वह सिर्फ और सिर्फ चिट्ठी थी, जिसके आधार पर वो अपने परिवार वालों का कुशलक्षेम पूछ सकते थे, परिवार वाले उनका कुशलक्षेम पूछ सकते थे। लेकिन अब जब उस पर भी उनको डाक टिकट लगने लगेगा, उनसे पैसा लिया जाने लगेगा, तो उनके अंदर रोष आएगा कि एक तो हमारी सैलरी कम है, हम घर से इतना दूर रह रहे हैं और फिर भी हमसे इस पर भी पैसा लिया जा रहा है। तो इसने भी सैनिकों को भड़काने का काम कर दिया। फिर दूसरा जो अधिनियम था वह 1856 का सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। यह बड़ा ही खतरनाक अधिनियम था, 1856 का सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। अभी तक जो भारतीय सैनिक थे या फिर जो भारतीय थे, आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो भारतीय ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है, तो उनके अनुसार अगर कोई व्यक्ति समुद्र पार की यात्रा कर लेता है, समुद्र की यात्रा करता है, तो उसका जो धर्म है वह नष्ट हो जाता है। आधुनिक काल तक आते आते वह ऐसा हो गया कि अगर व्यक्ति समुद्र पार की यात्रा करता है तो उसको उसकी जाति से निष्कासित कर दिया जाएगा, यानी कि वह जाति विहीन हो जाएगा। और समाज में जाति का बड़ा महत्व, अगर किसी व्यक्ति को जाति से बाहर कर दिया गया, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, फिर उसको समाज में कोई पूछेगा नहीं, समाज में उसको ना तो कहीं से पानी मिलेगा ना कुछ और मिलेगा। और इस अधिनियम ने ऐसा अधिनियम ला दिया, इस अधिनियम ने यह नियम बना दिया कि अब भारतीय सैनिकों को भी अगर किसी दूसरे देश में भी भेजना पड़े तो ये लोग मना नहीं कर सकते हैं, इनको जाना पड़ेगा। अब जीवन यापन करने के लिए इनको नौकरी करनी है और कोई काम है नहीं भारत में, कृषि चौपट ही हो चुकी है, और अगर अब नौकरी कर रहे हैं तो वह जाति विहीन हो जा रहे हैं, चूँकि अब उनको समुद्र पार यात्रा करनी पड़ जाती है। तो इसने भी सैनिकों के अंदर बहुत रोष उत्पन्न कर दिया। इसीलिए देखते हैं कि जब विद्रोह प्रारंभ हुआ तो वह सैनिकों के द्वारा हुआ और फिर बाद में इसमें आम लोगों की भी काफ़ी सहभागिता बढ़ गई। फिर सेना में नस्लीय भेदभाव। एक ही पद पर अगर एक भारतीय और एक यूरोपीय सेना में काम कर रहा है तो भारतीय की तनख्वाह कम होती थी, भारतीयों की सैलरी कम होती थी, और उसी पद पर उस यूरोपीय की तनख्वाह जो है वह बहुत ज़्यादा होती थी। तो इसने भी इस रोष को, इस क्रोध को और भड़का दिया कि अगर इस तरह की चीज़ें, भेदभाव हो रही है तो क्यों हो रही है, युद्ध लड़ने हम दोनों जा रहे हैं, एक ही पद पर हैं, तो फिर हमारी तनख्वाह कम और उसकी ज़्यादा क्यों। तो इसने भी इस विद्रोह को भड़काने का, उद्वेलित करने का काम किया, और इन सारे वजह से यह विद्रोह फूट पड़ा 1857 ईस्वी में, और फिर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में होते हुए एक क्रांति की ज्वाला दिखा दी। और इसी विद्रोह ने भारतीयों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई, जिसके आधार पर हम भारतीयों ने सीखते हुए कांग्रेस की स्थापना की और फिर अपने आंदोलनों को आगे ले जा करके 1947 में अपने आज़ादी तक पहुंच पाए। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। एक बार आप लोग एनसीईआरटी देख लेंगे तो अब इस कारण टॉपिक से अगर कोई भी सवाल पूछा जाता है तो आपके एक भी सवाल गलत नहीं होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तो इसको आगे ले जाते हैं और किन क्षेत्रों में किस तरह से विद्रोह हुआ और उसके क्या क्या इम्पैक्ट हुए, उन सब की चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।